उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक थोड़ी अनोमली थी कि ग्रुप डी के जो सर्विस रूल्स हैं, हमने जो नए सर्विस रूल्स बनाए थे ग्रुप डी में, उसमें कोई भी ग्रुप डी का कर्मचारी किसी दूसरे विभाग में भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बाकी विभागों ने सब कर लिया था, ट्रांसपोर्ट का भी रह गया था। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी ग्रुप डी के कर्मचारी वो इंटर डिपार्टमेंटल उनके ट्रांसफर हो सकेंगे। एक कैडर है वो ग्रुप डी का ये बनाया है, एक ये इसमें अमेंडमेंट की है। हमारी जो टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी, इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई कर भी दिया था बाद में वो भी कन्वर्ट करने के लिए दूसरी पॉलिसीज पर आ गए। जानकारी ये मिली कि साइज बड़े हैं, इस साइज को थोड़ा कम किया जाए, तो उस साइज को अब हमने 10 एकड़ और 5 एकड़, जो बड़े शहर हैं उसमें 10 एकड़, जो छोटे शहर उसमें 5 एकड़ तक भी वो लाइसेंस ले सकेंगे, ताकि इस NILP पॉलिसी का लाभ उठा सकें। और उसमें 10% जमीन जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो सरकार को हैंड ओवर करेंगे, 25 एकड़ से जो नीचे के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 25 एकड़ से ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने आप बना सकेंगे। कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाना है, इस प्रकार के जो सारे पब्लिक यूटिलिटीज की जितने भी आवश्यकताएं हैं वो लोग स्वयं कर सकेंगे। लेकिन 25 एकड़ से नीचे 10 एकड़ और 5 एकड़ की जो न्यूनतम हमने रखी है, उसमें केवल 10% लैंड हरियाणा को वो सरकार को दे देंगे, और कंट्री प्लानिंग को वो अपने आप फिर वो सुविधाएं और सरकार उनको करके देगी। एक पॉलिसी हमने बनाई है एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। जहां जहां हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट, और जैसे हिसार का नया डेवलप हो रहा है, तो वहां एरोस्पेस और एरोस्पेस की जो इंस्टीट्यूशंस वो आए, डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए वो आए, उनके लिए स्पेशल कुछ ग्रांट्स। वैसे तो हमारी जो हीप पॉलिसी है, हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेज पॉलिसी, उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप C, B, C, D, इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं, ग्रुप A में नहीं दी हैं। A का एरिया हमको लगता है कि भाई बहुत अच्छा विकसित हो गया, इंडस्ट्री बहुत हो गई, आज आवश्यकता हमको B, C और D में ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे 48,000 रुपया एक एम्प्लॉई को, हरियाणा के एम्प्लॉई को रखते हैं, तो 7 साल तक 48,000 रुपया प्रति वर्ष उस इंडस्ट्री को और रिबेट दी जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही GST का भी ग्रुप यानी सेक्टर D में 100% 10 साल के लिए ग्रुप D में उनको रियम्बर्समेंट होगी, SGST स्टेट का जो GST है, और वो जो C है उसमें 75% होगा, कुछ कम वर्ष के लिए है। B में 50% है, वो भी कुछ कम वर्ष के लिए है। तो B, C, D उत्तरोत्तर ज़्यादा कंसेशन उनको किए हैं, ताकि इंटीरियर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी उस इंडस्ट्री का और लाभ हो सके। एक हादसी में आजकल हमने देखा है, कई अखबारों में छापा भी है उसको, कि डंपिंग ग्राउंड का एक एजिटेशन वहाँ चल रहा है। कुछ गाँव के लोगों ने ऐतराज़ किया, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई 17 एकड़ ज़मीन थी, वो हमने कलेक्ट्रेट पर म्यूनसिपैलिटी हांसी को वो ट्रांसफ़र कर दी है, ताकि वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड ये बनाया जा सके। 17 एकड़ एक मरला। और एक जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल
हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से, तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी। लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे, नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। उसमें जैसे सुझाव आते हैं उन सुझाव के हिसाब से हमको लगता है कि हमें भी 4 वेंड का करने की कोई कठिनाई नहीं है। तो एक कंट्रैक्टर जो होगा वो 4 वेंड्स का कंट्रैक्ट ले सकेगा और वो अपने हिसाब से वो करेगा। और कुछ रेट्स का थोड़ा बहुत अंतर किया है, वो आपके पास एक लिखित उसकी जानकारी आ जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है, तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी वो जाएगा तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहाँ से निकलते समय हरियाणा में कुछ आदि उतार जाए फिर निकले, तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर उसका टाइम ये उसमें सेट किया जाएगा ताकि कोई दुरुपयोग जो है बीच में वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो इन डिस्टिलरीज हैं वहाँ भी उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे, तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहाँ बना है, कितना उन्होंने बेचा है, ताकि 2 नंबर की चीज़ उसमें बाहर ना जा सके। इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। ये थोड़ी डिटेल भी है जो एक्साइज पॉलिसी की है, तो ये सब प्रेस नोट में चले गए, व्हाट्सएप पे सब कुछ। इतने सब विषय आज हमारे इस मीटिंग में थे जो आपको मैंने बताया। इसमें जो एक्साइज पॉलिसी सर ली है आमतौर पे हर साल वैसे ही होता है, इसमें लो एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो हम अप्रिशिएट किया ज़्यादा उसका प्रचलन के लिए कोई ज़्यादा फोकस है उस पर इस दफ़े की नई पॉलिसी में? नहीं, ऐसा तो कोई हमने चेंज नहीं किया उसमें। 7 से 2% आयातित पे किया ये जी सर, आई वाला कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपया प्रति BL किया गया है। यानी जो कम अल्कोहलिक मात्रा है उसमें आयात शुल्क को कम किया है ताकि लोग जो है बहुत हाई टॉक्सिक जो चीज़ें उसका उपयोग ना करें, लो इंटेंसिटी की शराब पियेंगे तो उसमें सब एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है आबकारी के हिसाब से कितना लगा है? 5,000 इस वर्ष का 7,900 करोड़ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 7,900 करोड़ रुपया हमारा हुआ है, जबकि टारगेट इससे कम थे, उस टारगेट से ज़्यादा पैसा आया है। अगले वर्ष का टारगेट 9,200 करोड़ रुपये ये हमने रखा। आज एक जो बड़ी घटना जो चर्चित है पूरे नेशनल लेवल पे, वो जो दिल्ली की घटना कुरुक्षेत्र में रोकी गई पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसमें वस्तु स्थिति क्या है? क्योंकि क्लैरिटी हो नहीं पाई, अगर आप कर पाए तो अच्छा है। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई FIR की, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक FIR कर दी गई। और उस FIR के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस FIR के अंतर्गत वहाँ से लेकर के उठा कर लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहाँ से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था,
और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए। तब उनके पिताजी ने वहाँ एक FIR कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग तो लेके गए हैं। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और वो गाड़ियाँ जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियाँ और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस FIR हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस को कोई रोल नहीं। तो सर मदद किसने मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको रोका? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में FIR कराई। दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहाँ से ये गाड़ियाँ हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप हो गया, उसको आप लोग रोकिए। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर, ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद लगता है? पालन करना चाहिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो सिस्टम है। पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तेजेंद्र बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस, यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस FIR के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के, और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ना मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस तरफ फिर कुमार विश्वास पर भी किया, कुमार विश्वास पर भी किया। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल सर है ये ना, उसकी निंदा कर रहे हैं ना प्रस्ताव तो हमारी सरकार ने। देखिए, मैं कहता हूँ इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं 4 आतंकवादी, और आज गुरवंत सिंह पन्नू ने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और विशाख का नाम लेके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं इस, क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से जाती करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी में चल रहा था एसपी करनाल की तरफ। तो इसमें वास्तविकता क्या निकली, क्या ये भी उधर से बारी कर रहे थे या लोकल? वैसे तो ये बहुत बड़ी एक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करने का विषय है। कोई भी चीज ज्यादा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी तक पुलिस की जानकारी में पूछताछ में जो बातें आई हैं, पंजाब के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठे हैं, बिंदा, क्या नाम था उनका, हरिंदर सिंह इंडा, वहां से इन्होंने ये सामान सप्लाई किया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम मनोहर लाल ने फैसलों की जानकारी दी है।
आप सुन रहे थे सीएम मनोहर लाल क्या कह रहे थे। नई एक्साइज पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। तो बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जून के पहले हफ्ते के बाद ये नई पॉलिसी अब लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं।